नमस्कार, मैं हूं अंकित शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जो कि आर्टिकल नंबर 16 है। कल हमने आर्टिकल नंबर 15 पढ़ा था जो ये कहता था कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स के बारे में जिसने कहा था, कल हमने उसको एलैबोरेट तरीके से पढ़ा। आज का जो लेक्चर है वो आर्टिकल नंबर 16 के ऊपर हमारा फोकस रहेगा और ये भी आर्टिकल नंबर जो 16 है राइट टू इक्वलिटी के बारे में ही बताता है, समानता के अधिकार के बारे में ही बताता है। तो हमारी जो फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर की सीरीज चल रही है ये आपके जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और भी एग्जाम चाहे एसएससी हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, स्टेट पीसीएस हो, तो उन सब एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण आपको जानकारियां दी जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आर्टिकल नंबर 16 के बारे में। सबसे पहले तो आर्टिकल नंबर 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखो यहां पर बात की जा रही है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, तो याद रखना सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, यहां पर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं की जा रही। इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब क्या कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 16, इसको ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज पढ़ना आनी चाहिए। सबसे पहला आपका ये काम है कि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी राइट पढ़ रहे हो, फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो या अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पढ़ रहे हो, तो उसकी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना, तब जाकर आपको समझ आएगी। तो आर्टिकल नंबर 16 की लैंग्वेज क्या कहती है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये वाला जो आर्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए है। नागरिकों को नौकरी मिल जाए ये बहुत अच्छी बात है, बाद की बात तो हम बाद में कर सकते हैं। तो क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। की क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, कि सबको क्या होना चाहिए? बराबरी का मौका मिलना चाहिए सरकारी नौकरियों में। हर एक नागरिक को, दैट मीन्स सिटीजन को, बराबरी का मौका मिलना चाहिए, चाहे वो स्टेट के अंदर कोई भी नौकरी हो, चाहे वहां पर अपॉइंटमेंट हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 16 कहता है। और क्या चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए? नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। यहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन का वर्ड आ रहा है। दैट मीन्स आपने किसी भी तरह का जो स्टेट है वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकती। जब भी इंप्लॉयमेंट की बात की जा रही है नागरिकों को लेकर, तो स्टेट जो है कैनॉट डिस्क्रिमिनेटेड इट्स सिटीजन्स ओनली ऑन रिलीजन। धर्म के आधार पर नहीं डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती। रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंट। मतलब क्या है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। सभी नागरिकों को बराबर का मौका दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट में अंडर द स्टेट। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो उसके धर्म के आधार पे हो, चाहे प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे हो, चाहे रेस के आधार पे हो, चाहे कास्ट के आधार पे हो, चाहे डिसेंट के आधार पे हो। तो यहां पर आपने आज देख रहे हो डिसेंट और रेजिडेंस। कल आपने ये दो वर्ड्स नहीं देखे थे। तो डिसेंट क्या होता है? फैमिली ओरिजिन, जहां से आपकी फैमिली का ओरिजिनेशन हुआ है, और रेजिडेंस जहां से आप बिलोंग करते हो, जहां आप अभी परमानेंट रहते हो। तो कोई भी सरकार इस मसले से आपसे भेदभाव नहीं कर सकती है। नो डिस्क्रिमिनेशन की बात की है, बराबर का मौका दिया जाएगा। हालांकि एक्सेप्शंस भी रहती हैं। हालांकि अगर देखो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 16 की, तो इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं? पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट क्या कर सकती है? ऐसी कंडीशन बना सकती है, और उसने क्या बनाया है? रेजिडेंस को ऐसी कंडीशन बनाया है फॉर सर्टन एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट इन स्टेट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो रेजिडेंस एज ए कंडीशन बना सकती है किसी भी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में जॉब्स को लेकर। तो आपने देखा होगा कि हमारे जम्मू और कश्मीर में डोमिसाइल सिस्टम जो लागू हुआ है, हमारी यूनियन टेरिटरी में जो डोमिसाइल सिस्टम है वो क्या कहता है? वो ये बताता है कि हम लोगों के लिए जॉब्स के लिए क्या होगा? सीट्स रिजर्व की जाएंगी। तो पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब इट। तो उसके बाद लॉ कैन प्रोवाइड, कानून भी बनाया जा सकता है। सपोज करो कोई ऑफिस है, रिलीजियस ऑफिस है, और वहां पर सरकार क्या देख सकती है
कि अगर कोई रिलीजन का ऑफिस है तो वहां पर उसी रिलीजन के इंसान को बिठाया जा सकता है, तो यह भी एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। द लॉ कैन प्रोवाइड एन ऑफिस रिलेटेड टू द रिलीजियस और ए मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडी शुड बी बिलोंग टू ए पर्टिकुलर रिलीजन। जैसे शंकराचार्य हिंदू ही होंगे तो वो उस ऑफिस में हिंदू ही बैठेगा। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं कि हम बात कर रहे थे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो कास्ट के आधार पे हो, चाहे वो प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे हो। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हमने देखा रेजिडेंस एक एक्सेप्शंस बना सकती है, पार्लियामेंट डोमिसाइल सिस्टम होता है, तो वो सब चीजें सरकार कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है, कानून भी बना सकती है, रिलीजन के आधार पर भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट जो था, एक और जो एक्सेप्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी है कि स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास दैट इज नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड। तो जो क्या है, स्टेट जो क्या कर सकती है, रिजर्वेशंस ला सकती है, किसके लिए, एनी बैकवर्ड क्लास, कोई भी बैकवर्ड क्लास जो एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है किसी भी स्टेट में, तो उनको रिजर्वेशन देकर उनका फायदा कर सकती है सरकार, ऐसा कानून बना सकती है। तो ये भी आर्टिकल नंबर 16 का वायलेशन नहीं होगा। एक्चुअली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो आज भी कहीं ना कहीं पीछे छूट गई हैं, तो टू प्रोवाइड देम अ लेवल प्लेइंग ग्राउंड, उनको हमारे बराबर लाने के लिए सरकार क्या कर सकती है, रिजर्वेशन दे सकती है। पर जब हमने आर्टिकल नंबर 16 की बात की तो यहां पर लिखा है कास्ट के आधार पर नहीं कर सकती है। तो सिर्फ और सिर्फ ये प्राइमरी कास्ट नहीं होना चाहिए, अगर कास्ट के साथ वो बैकवर्ड हैं, तो अगर बैकवर्ड अगर सेकंड उनका सेकेंडरी सोर्स है तो वहां पर सरकारें डिस्क्रिमिनेशन कर सकती हैं। तो हम पढ़ेंगे, देखो, रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। अब क्या था कि बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशंस दी गई, तो कई सरकारों ने इसको क्या किया, पॉलिटिकाइज करना शुरू कर दिया, अपने फायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए लोगों को रिजर्वेशन देना शुरू कर दी। तो फिर उसके बाद एक मंडल कमीशन बनाया गया, एक ऐसा कमीशन बनाया गया जिसका नाम पड़ा मंडल कमीशन। 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी और उसने मंडल कमीशन बनाया। इस मंडल कमीशन को सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कहते हैं, जिसके चेयरमैन थे बीपी मंडल, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इनको क्या काम सौंपा गया, टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, कि देखो कि उनकी कंडीशन कैसी है और कौन कौन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, और उनके एडवांसमेंट के लिए मेजर्स बताओ। तो कब बना था, 1979 में बना था, वेरी इंपॉर्टेंट। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंपी और मंडल कमीशन ने यह बताया कि लगभग 3743 कास्ट जो हैं वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। मतलब टोटल पॉपुलेशन का 52% जो क्या है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। इसमें से एससी और एसटीज को छोड़ के जो 52% पॉपुलेशन है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो अब जब ये इन्होंने पहचान ली कि कौन कौन सी क्लासेस हैं, तो इन्होंने रिकमेंड क्या किया, रिजर्वेशन ऑफ 20% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ओबीसी। ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन होगी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो मंडल कमीशन जो बनाया गया था मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट द्वारा 1979 में, जिसके चेयरमैन थे बीपी मंडल, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंपी, जिनको ये काम दिया गया था टू आइडेंटिफाई एंड इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो लगभग 3743 कास्ट इन्होंने आइडेंटिफाई की, इन्वेस्टिगेट किया और ये बताया कि ये टोटल पॉपुलेशन के 52% हैं, जिसमें से एससी एसटीज को छोड़कर। तो इन्होंने बताया 27% गवर्नमेंट जॉब्स ओबीसी के लिए रिजर्व्ड रहेगी। तो फिर क्या हुआ, आगे की कहानी क्या है, 1990 में बीपी सिंह की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी रिजर्वेशन 27%। हालांकि इन्होंने डिक्लेयर की और उसके बाद इनकी सरकार कभी भी नहीं आई, हड़कंप मच गया। उसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 2 चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। पहले इन्होंने ये बोला, पहला चेंज ये था, प्रेफरेंस टू द पोर सेक्शंस ऑफ ओबीसी, जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो ओबीसी के पोर सेक्शंस को दी जाएगी। दूसरा इन्होंने बताया
कि 10% रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ हायर कास्ट, कि 10% हम जॉब रिजर्वेशन किनको देंगे, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। फर्स्ट टाइम हायर कास्ट के बारे में यहां पर बात की गई, तो इन्होंने 2 चेंजेस लाई। फिर क्या हुआ, कोर्ट में केस गया 1992 में, मंडल केस इंपॉर्टेंट। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, कोर्ट रिजेक्टेड द एडिशनल 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस हायर कास्ट। जो इन्होंने बात की थी रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स की, जो इकोनॉमिकली हायर कास्ट को मिलेगा, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और साथ में कोर्ट ने एक और चीज मान ली कि 27 रिजर्वेशन जो ओबीसी के लिए है वो मिलेगा, जिसमें से ओबीसी से क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और सरकार ने यह भी बोला कि नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन शुड बी कन्फाइंड टू इनिशियल अपॉइंटमेंट्स। क्या कहा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि रिजर्वेशन क्या होगी, प्रमोशंस में नहीं दी जाएगी रिजर्वेशन, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट्स में ही रिजर्वेशन दी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स के बाद गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस लिए ताकि अपना वोट बैंक सुधारा जा सके। तो गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस लिए, जैसे पहला, रामनंदन कमेटी बनाई गई 1993 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या काम था, वाज टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमंग ओबीसी, कि ओबीसी से क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करो, वो कौन कौन सी क्रीमी लेयर है। दूसरी कमेटी बनाई गई नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस 1993 में, पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए, जिसमें से यह देखा गया कि किस कास्ट को हम बैकवर्ड क्लास रखेंगे और किस कास्ट को हम बैकवर्ड क्लासेस से बाहर कर देंगे। तो यह नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का काम था। मोर ओवर 77th एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट द्वारा, जिसमें यह कहा गया रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन फेवर ऑफ एससीज एसटीज विच आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट। अगर हम बात करें तो पहले कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, कोर्ट ने यह बोला था कि प्रमोशंस में रिजर्वेशन नहीं होगी, इनिशियल अपॉइंटमेंट्स तक ही रिजर्वेशन दी जाएगी। पर सरकार ने 77th अमेंडमेंट एक्ट लाकर यह बोला कि हम प्रमोशन में रिजर्वेशन देंगे, तब देंगे जब लगेगा हमें कि वो एससी एसटीज एजुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है स्टेट में। तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। और 85th अमेंडमेंट एक्ट भी किया गया, जिसमें यह कहा गया सीनियरिटी के बेसिस पे भी रिजर्वेशन दी जाएगी। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, कोई केस स्टडी है, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसके बारे में पूछते हैं। तो हमने आज देखा आर्टिकल नंबर 16 जो क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सिटीजन्स को बराबरी का मौका दिया जाएगा, किसी के साथ भी धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, जेंडर के आधार पर, डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे रेजिडेंस एक्सेप्शन हो सकती है, कोई भी रिलीजियस ऑफिस है वहां पर उसी रिलीजन का इंसान को बिठा सकती है कानून बना के सरकार। और स्टेट जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए जब उनको लगता है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेटली नहीं है, तो उनके लिए भी सरकार रिजर्वेशन ला सकती है। हमने देखा मंडल कमीशन के बारे में पढ़ा, किस तरह से मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन आई, कोर्ट ने क्या कहा, और बाद में कोर्ट के डिसीजन को मानते हुए सरकार ने क्या क्या चेंजेस लाई। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 16 था। आई होप आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।